Hey everyone, welcome back to my channel. Today we have Harshita with me, and she has played for VCA camp, also university district level, and currently she is doing commentary and she is a wicketkeeper batter. Hi Harshita, how are you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिमरन। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन दिस इंटरव्यू। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके क्योंकि आप में भी क्रिकेट के लिए उतना ही पैशन है और जितना हम सभी रखते हैं, तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करने के लिए आई हूँ तो। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे बहुत सारे दर्शक हैं जिनको ये जानना है कि जो मैचेस होते हैं या फिर जो ट्रायल्स होते हैं विदर्भा में, उसका क्या ऐसा मतलब सिनेरियो रहता है, कैसे होता है? मैंने आपसे ये सवाल कर लिया क्योंकि बहुत नन्हे जी। खिलाड़ी हैं, बहुत यंगस्टर्स हैं जिनको ये सवाल ये बार-बार पूछे, तो मैंने सोचा कि नहीं मेरी दोस्त है हर्षिता तो मैं उनसे पूछूँगी, वो अच्छा गाइड करेंगे। जी, बिल्कुल विदर्भ में अगर आपको क्रिकेट खेलना है, तो दूसरे स्टेट से अगर आप आ रहे हैं, तो मुझे तो लगता है पहले आपको थोड़ा ट्राई करना होगा कि आप कंटिन्यूअसली सर्किट में खुद को दिखाएँ, यानी इकोसिस्टम में आप खेल रहे हो, लोकल मैचेज़ आप खेल रहे हो, ये खेलते हुए दिखो और कम से कम आप जब ट्रायल्स के लिए जाओगे, तो आपको पहले ही कुछ कहीं न कहीं आपने कुछ खेला है, डिस्ट्रिक्ट खेला है या फिर कोई लोकल टूर्नामेंट खेला है। वहाँ पर आपको दिख जाना चाहिए कि आप आए हो, वरना अचानक से आप दूसरी स्टेट से आओगे और सिर्फ ट्रायल में दिखोगे, तो आपका सिलेक्ट होने का चांस मुझे लगता है काफ़ी कम रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी वो पहले विदर्भा प्लेयर्स जो ऑलरेडी इस इकोसिस्टम में ग्राइंड कर रहे हैं, वो उनको चांस देंगे। तो मुझे लगता है कि पहले आपको पूरा लोकल क्रिकेट अच्छे से समझ जाना चाहिए और पूरे अच्छे तरीके से लोकल क्रिकेट समझ के वहाँ परफॉर्मेंस कर सकते हैं पहले आप। और जैसे कि अंडर 15 है, अंडर 19 है, फिर 23, फिर आई थिंक सीनियर 25 था, फिर उसको शायद हटा दिया है। तो जी। वैसे मतलब ट्रायल्स के डेट्स कब लगते हैं? लाइक ट्रायल्स का डेट कब होता है? सितंबर, अक्टूबर या ईयर के एकदम शुरू में? जी, बिल्कुल, विदर्भा के ट्रायल्स जभी भी मैंने दिए देखिए मैंने 3 बार ट्रायल्स दिए हैं और तीनों बार वो होता है कि साल के पहले 6 महीनों में होते हैं। आफ्टर जून के बाद तो नहीं होते हैं, तो अक्सर मैंने जब दिया है मैंने अप्रैल में दिया है और फ़रवरी एंड या फिर मई में भी होते हैं। तो आपको पूरा मतलब जो बारिश के बाद विंटर सीज़न आया, वहाँ पे कड़ी मेहनत कीजिए आप और अगला साल जैसे ही आएगा, उसके लिए आप पूरे ट्रायल्स के लिए रेडी हो जाइए। ट्रायल्स में अपीयर करने के लिए आप सभी तैयार हो जाइए क्योंकि भले ही आपने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेला होगा, वहाँ से तो आपको उठाएँगे नहीं, उसके बाद आपको ट्रायल्स में अपीयर करना होगा। फिर आपका जो पहचान होगी कि आपने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में काफ़ी अच्छा खेला है। जैसे नागपुर में मैं बताती हूँ आपको, जी। विदर्भा रीजन है। पूरा विदर्भा रीजन में अमरावती आता है, नागपुर आता है, यवतमाल आता है, अकोला डिस्ट्रिक्ट्स है, ऐसी काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स है। तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स का जो लीग होता है, उसका नाम है गज़डर लीग। तो ओके। ये पहले तो मेंस का ही होता था। अभी ये 2 साल पहले से वुमेन्स की गज़डर लीग भी शुरू हुई है। ओके। तो यही एक डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है, जिसके लिए आप खेल सकते हो। आप अपने-अपने जो भी आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो, उस सिटी में अच्छा आप खेलिए, फिर आपका नाम दिया जाएगा इस गज़डर लीग के लिए। तो गज़डर लीग का टूर्नामेंट आप खेलिए, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। अभी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं, इतनी ज़्यादा टीम्स नहीं होती है। विदर्भा खुद ही टीम बनाता है। आप रजिस्टर कीजिए, वो क्लब्स के थ्रू जाते हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट के क्लब से कॉन्टैक्ट करेंगे जो भी वीसीए से एफिलिएटेड होंगे। तो वो क्लब्स नाम देंगे कि उनके क्लब में कौन-सी लड़कियाँ हैं जो कि गज़डर लीग खेल सकती है। तो वो क्लब आपका नाम देगा, फिर विदर्भा वहाँ से थोड़ी-सी अपनी खुद की रिसर्च करेगा और वो खुद टीम्स बनाता है इस गज़डर लीग के लिए। ऐसा नहीं है कि अकोला की टीम होगी, अमरावती की टीम होगी, एक नागपुर की टीम होगी, ऐसा नहीं है। अ, वीसीए ए, वीसीए बी, वीसीए सी ऐसी टीम्स रहेगी, तो वैसा गज़डर लीग में आपको परफॉर्मेंस करना होगा। अभी तो 6 टीमें बन जाती हैं, 5-6 टीमें अभी बन जाती है डिस्ट्रिक्ट की, तो अच्छा चांस है गज़डर लीग में आपका अपीयर होने का। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने हर्षिता, सारे दर्शकों को। और अब मैं आपको पूछूंगी कि आपका क्या जर्नी रहा है? आपने कितने एज से खेलना शुरू किया? कैसे आपको पता चला कि आपको स्पोर्ट पसंद है, तो सिर्फ क्रिकेट ही पसंद है? कैसे आप आए इस क्रिकेट में?
जी, स्पोर्ट पसंद है और क्रिकेट ही पसंद है, ये तो बचपन से हमने क्योंकि गलियों में क्रिकेट ही खेला है और क्रिकेट से ही शुरुआत होती है मतलब जभी भी आप बाहर खेलने जाओ घर से, स्कूल की छुट्टी हो गई, शाम को खेलना है, तो किसी न किसी के पास बैट होता है, बॉल ले लेते हैं और गली क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, तो वहीं से सिर्फ़ क्रिकेट ही खेला है मैंने और काफ़ी लड़कों के साथ ही मैं खेलती थी, लड़के कई बार फुटबॉल भी खेलते थे, लेकिन मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं होता था और फुटबॉल में बहुत मतलब मारा-मारी भी होती थी, तो मैं लड़कों में कहाँ घुस के वो अ, बॉल के लिए भिड़ूँगी मैं वहाँ, तो मैं क्रिकेट ही ज़्यादा खेलती थी। तो क्रिकेट खेला मैंने वहाँ से, तो मुझे इंटरेस्ट हुआ बहुत, फिर टीवी पे भी देखने लग गए कि एक आगे लेवल भी आप खेल सकते हो, अगर आप अच्छा खेल रहे हो तो। तो फिलहाल मैंने सोचा कि मुझे जॉइन करना है, कोई अकेडमी जॉइन कर लेते हैं, वही एक तरीका है प्रोफ़ेशनल क्रिकेट में आने का। लेकिन फिलहाल कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स के कारण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण मैं बहुत लेट क्रिकेट शुरू कर पाई थी। जब तक मैंने खुद कमाना शुरू नहीं किया, तब तक मैं अकेडमी जॉइन ही नहीं कर पाई। ओके। और एक बार मेरे पापा ने मुझे अकेडमी ज़रूर जॉइन करा दी थी 8th स्टैंडर्ड में, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, तो मैंने बस 1 महीना ही खेला होगा 8th स्टैंडर्ड में। फिर जब मैंने कमाना शुरू किया, तो सोचिए मैंने कोविड के बाद शुरू की है जर्नी मतलब 2020 में जब कोविड के बाद जब खत्म हुआ था सब कुछ, तब से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है। अभी 2025 चल रहा है तो 2020 में मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था और उसके थोड़े ही देर बाद कोविड भी आ गया था। तो फिर वो थोड़े महीने तक रुक गया था। तो फिर कोविड खत्म हुआ, फिर से 2022 में मैंने लगकर खेलना शुरू किया। उसमें भी मैंने फिर मेरी जो अकेडमी है वहाँ पर भी सिर्फ़ लड़के भाई, कोई लड़कियाँ ही नहीं थी दूर-दूर तक, सिर्फ़ मैं एक अकेली लड़की थी, जो खेलती थी वहाँ पर। उसमें भी फिर मैंने 1 साल तक तो सिर्फ़ एज़ अ बैटर ही खेला। हुँ, 1 साल बाद मैंने निर्णय लिया कि मुझे विकेट कीपिंग बैटिंग भी करनी है। फिर समझ लीजिए 2023 तक मैंने एज़ अ प्योर बैटर ही खेला था। फिर 2023 से मैंने विकेट कीपिंग बैटिंग करनी शुरू की। फिर ट्रायल दिए मैंने 2023 में ही, वो जैसे साल शुरू हुआ और 2022 से 23 में मैंने एज़ अ विकेट कीपर बैटर ट्रेनिंग करना शुरू किया। फिर सिलेक्ट मैंने एक ट्रायल दिया। पहला ट्रायल दिया मैंने 2023 में, नहीं हुआ सिलेक्ट, नाम नहीं आया ट्रायल्स के बाद अगले कैंप के लिए। फिर एक और ट्रायल दिया मैंने 2024 में, फिर मैं सिलेक्ट हुई और फिर मेरा नाम भी आया और फिर मैंने कैंप किया और कैंप करने के बाद देखिए कैंप जैसे मई में लगा था, 2024 मई में अगर कैंप लगता है, तो फिर टूर्नामेंट शुरू होते हैं हमारे बीसीसीआई के नवंबर से, जी। अक्टूबर से, तो अक्टूबर में मेन लिस्ट लग गई है। तो मेन लिस्ट में भी मेरा मतलब इतने महीने स्क्वाड में मैं रही कैंप में, तो मेन लिस्ट में फिर मेरा नाम नहीं आया, वहाँ मैं एक्स्ट्रास में ही थी और तो फिर चांस ही नहीं मिला उसके बाद और फिर पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण मैं आगे इतना कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए नहीं खेल पाई। लेकिन इकोसिस्टम बहुत अच्छे से समझ गया है मुझे वीसीए का कि एक चीज़ तो ये बात है कि आपको ट्राई करते रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको पहले ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑफ़ कोर्स। पहले ही बार अगर उन्होंने आपको अचानक से ट्रायल्स में देखा है, तो फिर तो वो नहीं लेने वाले एक बार में आपको, मुझे तो लगता है। हुँ, वो पहले आपको और साल आपको ग्राइंड करते हुए देखेंगे कि ये टिकी है क्या? तो ही आपको फिर आगे अगले लेवल पर लेके जाएँगे। साथ ही में एक और बात मैं कहना चाहूँगी सिमरन, एक गलतफ़हमी मुझे थी, वो मेरे क्लब के एटमॉस्फियर के कारण थी। मेरे क्लब में जो बाकी लड़कों के साथ मैं प्रैक्टिस करती थी, वो बोलते थे, "ये तो ट्रायल में जाएगी, इसे ऐसे ही सिलेक्ट कर लेंगे।" मुझे ऐसा लगा था कि मुझे बस ट्रायल में जाना है और थोड़ा-सा मैं अच्छा खेलूँगी और मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहाँ आपके जैसे 4-5 और हैं। ऑफ़ कोर्स। हालाँकि आप मुंबई में खेली हैं, आप बंगाल में खेली हैं। सिमरन, आपसे मैं पहले पूछना चाहूँगी, आप लेग स्पिन डालती हो। आपके कॉम्पिटिशन में और कितने रहते हैं लेग स्पिनर्स? ये बताइए आप? लेग स्पिनर्स थोड़े कम रहते हैं, ऑफ स्पिनर ज़्यादा रहते हैं। लेकिन मतलब अगर फिर भी मैं गिनूँ तो भी 5 तो रहते हैं, 5-6 तो रहते हैं ऑफ कोर्स। प्रॉपर लेग स्पिनर तो रहते ही। जी, बिल्कुल। तो प्रॉपर जिनसे आपका कॉम्पिटिशन हो जाए, वो 5 रहते हैं। 5 रहते हैं। आप आप वीसीए के ट्रायल्स के लिए जाओ, आपकी कैटेगरी में आपको तगड़ा कॉम्पिटिशन वाले 2 या 3 ही मिलेंगे, ओके। बाकी सब थोड़े ढीले-ढाले मिलेंगे। जैसे मैं विकेट कीपर हूँ, मेरे साथ सिर्फ 2 और विकेट कीपर होते थे कॉम्पिटिशन में।
सोचिए 3 विकेट कीपर आए हैं ट्रायल्स के लिए मेरी अंडर 23 की कैटेगरी में, 3 में से 1 का सिलेक्ट होने का चांस कितना आसान है। आप आके ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन मेरी गलती क्या हुई थी, मुझे लगा था कि आगे मैंने आधा सीख लिया है क्रिकेट, आधा मुझे वीसीए सिखा देगी। और ये मुझे थोड़ा मेरे क्लब के बातचीतों से, जो लड़के मेरे साथ बात करते थे, उससे ये गलतफ़हमी मैंने पाल ली थी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप कोई भी बोर्ड के लिए तब सिलेक्ट होंगे जब आप पूरे रेडी हो चुके हो, आपकी लर्निंग हो चुकी है पूरी। आप क्रिकेटर बन गए हो, आप उनको बोर्ड के मैचेस में जाके रन बना के दोगे, अच्छी विकेट कीपिंग करके दोगे, विकेट्स दिला के दोगे, तभी वो आपको सिलेक्ट करने वाले हैं। और मुझे लगा था कि मैं आधी तैयार हो गई हूँ या 70% भी तैयार हो गई हूँ, 30% तो मुझे वीसीए तैयार कर देगी। नहीं, आप 100% तैयार हो कि आप उनको मैच में रन बना के दोगे, विकेट लेके दोगे, तो ही आपको सिलेक्ट करना है। तो भी मैं चलिए सिलेक्ट हो गई, लेकिन वो जो 30% और लर्निंग वीसीए देता है, वो आपको उसी चीज के लिए देता है, पॉलिश करने के लिए। वो आपको सिखाएगा नहीं, आपकी स्किल पॉलिश करेगा। जैसे आपने पॉइंट के थ्रू कवर ड्राइव मार दी, वो कहेंगे कि और पीछे से इसे मारिए। और टेक्निकल आपको नहीं बताएंगे कि हाथ ऐसा करिए, वैसा करिए, ये जाएगा। वो जानते हैं कि इतना तो आपको खुद से डायरेक्शन देना आना चाहिए। वो बस आपको हल्का सा बता देंगे कि आपकी ड्राइव पॉइंट पे जा रही है, इसको यहाँ से मारिए कि वो गैप से जाए। तो वो आपको खुद करना है। उतना आप सभी तैयार हो चुके हो, तो आप बिल्कुल आइए और अपनी लर्निंग पूरी कंप्लीट करके आइए। थोड़ा-सा कम वहाँ से उम्मीद रखिए कि आपको वहाँ जाके लर्निंग होगी, वहाँ से रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किया जाएगा सिलेक्ट होने के बाद आपसे। बिल्कुल, मतलब ऐसा ही होता है कि पूरा प्लेयर अगर तैयार है और रन, विकेट, फील्डिंग सब कुछ एकदम सही है, तभी उनको टीम में लिया जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि कोई भी देखिए सबको ही ना वो बना-बनाया चीज़ हर किसी को पसंद है। ऐसा नहीं कि जी, आप आधा-अधूरा आ गए, आपको सिर्फ़ बॉल डालना आता है, लेकिन आपको बैटिंग थोड़ी-थोड़ी आती है। तो फिर जिसको बैटिंग, बॉलिंग दोनों आती है, उसको चूज़ करेंगे आपके ऊपर। तो ये जी, कंपटीशन जी। होता है। और अंडर 15 में कितना या फिर अंडर 19 में कितना कंपटीशन होता है विदर्भा में अगर देखा जाए तो? अंडर 15 की बात करें तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होगा। जी। बहुत कम है कॉम्पिटिशन, वीसीए में अभी बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली जब मैं खेल रही थी ना, मैंने बताया मेरे जैसे सिर्फ 2 और रहेंगे जिनको मुझे काटना है, उनसे आगे बढ़ना है। ओके। और ये 2023 की बात है, 2024 की बात है। लेकिन अब देखिए विदर्भा में ये विदर्भा प्रो टी20 लीग चालू हो गई है अब। यही सीज़न पहला सीज़न था। तो इस स्टेट की भी आ चुकी है लीग, तो मुझे लगता है अब लड़कियों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। हाँ। लेकिन विदर्भा में इतना टफ कंपटीशन अभी भी नहीं होगा, अभी भी डेवलपमेंटल स्टेज ही है। और अगर आप बहुत ही प्रो लेवल पे ऑलरेडी खेल चुके हो, जैसे किसी ने कोलकाता बंगाल के लिए ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर लिया है, किसी ने मुंबई के लिए ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर लिया है, मध्य प्रदेश से आते हैं हमारे लीग के लिए खेलने के लिए, केरला से लड़कियां आती है खेलने के लिए। तो वो अगर आपने ऑलरेडी बोर्ड के मैचेस खेल लिए हैं, तब तो आपके चांसेस बहुत ही हाई होंगे, क्योंकि बाकी आपके जो 2-3 और कंपटीशन होंगे, जैसे लेग स्पिन में 2 और कंपटीशन है आपके, हुँ। 2 और लड़कियां हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी ऊपर का लेवल खेल लिया है, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं। लेकिन यही है कि पहले ही साल में आपको थोड़ी ना ले लेंगे, आपको और 3-4 साल खेलते रहना होगा लगातार यहाँ पर। जब आप नज़रों में आएँगे और लगेगा कि हाँ भाई, ये अब इस इकोसिस्टम में ढल चुकी है, तो लिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी टैलेंट आप में होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, और मुझे लगता है थोड़ा लक और टाइमिंग का भी फेवरिज़्म रहता है कि टीम में उस वक़्त लेग स्पिनर की ज़रूरत है क्या? हुँ। वरना जॉब तो आ गई है, और तभी आप सीवी देंगे, जब जॉब ही नहीं है तो आप सीवी कैसे देंगे? तो वही है, लक और टाइमिंग का मुझे यही फैक्टर लगता है कि जैसे मैं विकेट कीपर हूँ और टीम में अगर ऑलरेडी विकेट कीपर है, तो कहाँ वो मेरी तरफ देखने वाले हैं। तो वो थोड़ा-सा लक और टाइमिंग ज़रूर रहता है कि जैसी जगह खाली हो, आपको तब तक अपने प्राइम में ही रहना चाहिए, क्योंकि प्राइम आपका गया तो आप सिलेक्ट ही नहीं हो पाओगे। तो अपने प्राइम को लंबे समय तक मेंटेन करना पड़ेगा। लक और टाइमिंग जो आपने कहा यहाँ पे बिल्कुल एकदम 100% सही बात कही आपने कि जो अगर ज़रूरत ही नहीं है टीम में तो फिर फ़ायदा ही नहीं है सीवी डाल के। क्योंकि कभी-कभी होता है कि वो जो पोटेंशियल प्लेयर है उसको एक्स्ट्रास में रखा जाता है।
और जो प्राइम में रखने का आप बात कर रहे हो कि प्राइम में रहो, वो कभी-कभी होता है कि इतना एक्स्ट्रास में रह लेते हैं वो इंसान कि प्राइम खो जाता है उनका। फिर हाँ, उनको लगता है कि यार शायद मुझे कभी नहीं मिलेगा, कभी मुझे चांस 11 में नहीं मिलेगा। तो वो भी थोड़ा जी, डिमोटिवेटिंग रहता है। मैं बोलते रहती हूँ अपने जितने भी भले ही मेरे यूट्यूब चैनल पे कम सब्सक्राइबर है, लेकिन जितने भी हैं उनको मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि खेलो। और बहुत सारे लोग ऐसे जी, सवाल पूछते हैं कि अबव 25 या अबव 20 क्या हम लोग क्रिकेट स्टार्ट कर सकते हैं? मैं उनको बोलती हूँ कि इफ़ यू नो कि आप में कितना पोटेंशियल है, आप कितना कम समय में कितना जल्दी सीख पाओगे, या फिर अगर आपने कभी खेला है, बीच में छोड़ दिया, फिर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली क्योंकि इतने सारे लीग्स हो रहे हैं, आने वाले टाइम पे शायद लड़कियाँ कम पड़ेंगी और लीग ज़्यादा हाँ। होंगे। जी, बिल्कुल, मैंने देखा है आपका वो अंडर आप 20 के बाद अगर स्टार्ट कर सकते हो क्या? वैसे तो कम एज में स्टार्ट करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन लोग अपने-अपने पर्सनल प्रॉब्लम के कारण नहीं कर पाते। जैसे मैंने बताया अंडर 15 में तो कॉम्पिटिशन ही नहीं है, अंडर 19 में मीडियम कॉम्पिटिशन रहेगा, उसके बाद 23 और सीनियर में बहुत हाई लेवल का कॉम्पिटिशन मिल जाएगा। तो बिल्कुल, जो आपने कहा कि आप कम समय में सीख सकते हो और सीखने के बाद भी 2-3 साल और कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। आपको समय देना पड़ेगा कि आपने सीख लिया है और बहुत ही मैच्योरिटी आ गई है आपके गेम में। उसके बाद भी 2 साल और आपको ग्राइंड करना चाहिए। रिज़ल्ट आपको जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसा मेरे को मेरे क्लब में बोल दिया गया था क्योंकि सिर्फ़ लड़के ही थे, लड़कियाँ तो थी नहीं। मुझे बोल दिया गया था बस मुझे तो लगता है कि 1 साल में ये सिलेक्ट हो जाएगी, ऐसा बोल दिया गया था। ओके, तो मुझे सही में लगने लगा था सिमरन कि मुझे तो बस ट्रायल देना है और मुझे ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है भाई, इतनी गलतफ़हमी थी मेरी। फिर अच्छा हुआ वो दूर हुई और फिर आगे मैंने कंटिन्यू किया। टैलेंट तो चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, स्किल आपकी टॉप लेवल होनी चाहिए, लेकिन आपको समय देना है, आपको रिज़ल्ट एकदम जल्दी भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स। और जैसे कि आप रिजल्ट की बात कर रहे हो, हम लोगों का भी क्या था पहले कि खेलेंगे तो इंडियन टीम में चांस मिले। पहले हम लोग ये सोचते थे पहले, लेकिन अभी बीच में एक पड़ाव और आ गया है, वो है डब्ल्यूपीएल। डब्ल्यूपीएल आई थिंक बहुत बड़ा स्टेज है, वहाँ पे बहुत लड़कियों को मौका मिलता है, नई नई लड़कियों को मौका मिलता है, वो देख के सबको मन होता है अब कि हम भी खेलेंगे। लेकिन वहाँ तक जी, पहुँचने के लिए बेसिक होता है कि आपको स्टेट खेलना ज़रूरी है, उसके बाद एनसीए होता है, फिर अलग से ज़ोन वगैरह होता है जो कि आप खेल के आओ तो आपका और पहचान होगा, तो कम से कम आपको पहले ट्रायल देने का मौका तो मिलेगा। अब डब्ल्यूपीएल में कैसा होता है कि डब्ल्यूपीएल में भी जो ट्रायल्स होते हैं, किसी के होते हैं कि पहले से सिलेक्टेड होते हैं प्लेयर्स, पहले से खरीदे हुए होते हैं, फिर उसके बाद होता है कि कुछ उनको पसंद आते हैं, जिनको वो बुलाते हैं कि ट्रायल के लिए आप आ जाओ। जी, तो फिर जी, जी, वो एक चीज़ है कि वहाँ पे वो भी होता है कि अगर आपने स्टेट खेला है, आपका स्टैट्स दिख रहा है उनको, तो फिर वो ऑक्शन के बाद भी या फिर पूरे साल स्काउट्स रहते हैं कि यार कौन-सी प्लेयर कहाँ पे अच्छा कर रही है, तो कम से कम वहाँ पे भी आपका चांस बन सकता है। मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि ऑक्शन हो गया तो आपका चांस नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। मैच के पहले भी ट्रायल होता है, वहाँ पे अगर आप जाओ, नेट्स में बॉलिंग करो, कम से कम नेट बॉलर के हिसाब से तो जाओ। कि चलो भाई यहाँ पे तो मौका मिला, अच्छा लगा तो आपको रख लेंगे टीम में, नहीं लगा तो ठीक है नेक्स्ट ईयर ट्राई करना, कम से कम आपको तो जाने वो लोग कि चलो ये प्लेयर है या सिमरन है या हर्षिता है जो भी है, इनको हम लोग स्टैंड बाय में भी रख सकते हैं। जी। बिल्कुल, ये सिस्टम मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है सिमरन अभी, जो मैंने अभी विदर्भा प्रो टी20 लीग में हमारे यहाँ 3 ही टीम्स खेली थी वुमेन्स की और मेंस की तो टीम्स थी यहाँ पर 6 टीम्स थी मेंस की, लेकिन वुमेन्स की 3 ही टीम थी। तो मैंने देखा है भई कि अब पूरा इकोसिस्टम विदर्भा का मैंने देखा है कौन-सी लड़कियाँ हैं, कौन-सी लड़कियाँ नहीं हैं। काफ़ी लड़कियाँ अभी नेट बॉलर्स में रह गई है, स्टैंड बायज़ में रह गई है। लेकिन अभी उनका तो चांस है ना कि किसी ने अगर परफॉर्मेंस नहीं किया है इस सीजन तो वो नेट बॉलर्स में से तो जाएंगी ही। नेट बॉलर्स पहुंचने के लिए आपको पीछे कहाँ जाना होगा, आपको गसडर लीग खेलनी होगी विदर्भा की डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, आपको मैचेस लगातार खेलते रहने चाहिए और डब्ल्यूपीएल अब ये सब लीग्स में भी नजर रखेगा, वो सीधे लीग्स में से भी उठा लेगा ना। विदर्भा टी20 लीग है, बंगाल प्रो है और मुंबई टी20 लीग है, तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अगर डब्ल्यूपीएल आपको खेलना है तो आप टी20 लीग खेल लो। डब्ल्यूपीएल तक पहुंचना मुश्किल है लेकिन आप अपनी स्टेट की लीग तक तो पहुंच सकते हो, बिल्कुल। स्टेट में ही
विद इन द स्टेट आप अच्छा परफॉर्मेंस करें, जिसके लिए मैचेस खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिमरन, जब मैंने शुरुआत में मैच खेलना शुरू किया था, मुझे बहुत डर लगता था मैच से, कि मैच खेलना है, मैच खेलना है, तो मैं डर जाती थी पहले 1 साल तो, और मेरा परफॉर्मेंस मैच में होता ही नहीं था। और वो चीज नॉर्मलाइज होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस में हम क्या 36 बॉल खेलते हैं, 6 ओवर खेलते हैं बस और हट जाते हैं। हाँ। मैच में आप कितनी भी बॉल खेल सकते हो आके यार, तो वो एकदम से न्यू लगता था मुझे। और नेट्स करते थे हम, तो मुझे वो नेट्स ही दिखता था, अचानक से आप पिच पे जाते हो तो सब खुला खुला दिखता है। तो वो फीलिंग बहुत न्यू थी मेरी, तो मुझे तो ढलने में ही टाइम लग गया था कि मैच सिचुएशन में कैसे खेलना चाहिए। वो मैच्योरिटी की जो बात करते हैं, वो मैच्योरिटी आने में ही काफी टाइम लगता है। तो मैच से डरना नहीं चाहिए, मैच में जाके आपको फोड़ना है, आपको तोड़ना है। ऐसी माइंडसेट सिचुएशन अपने दिमाग में माइंडसेट इतना तगड़ा बनाओ कि प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन मैच में जाके रन तो बनाने ही है, विकेट लेनी है, वरना कट थ्रोट कंपटीशन है। सोचिए, विदर्भ प्री 20 लीग है जैसे, तो इसमें तो WPL में जाने के किसके चांस है? जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए, जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए इस T20 लीग में। तो वो चीज आप अपने लोकल डेज में ही डेवलप कर लो, जब आप क्लब में खेल रहे हो। सर को बोलो भाई मुझे मैच खिलाओ, लड़कों के साथ खिलाओ। उस मैच में आप कंसिस्टेंटली 25-25 रन बनाओ, एक एक विकेट लेने का टारगेट करो। तो उससे आपका पूरा मैच का माइंडसेट डेवलप होगा कि आपको मैच में जाके परफॉर्म करना है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज अर्ली कर सकता है कोई। बिल्कुल। बीच में मैं भी मैच नहीं खेल रही थी। मैं आई थिंक 2-3 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मैं कोलकाता में खेलती थी। तो क्या हुआ था कि मैच नहीं मिलते थे। एक कैंप था जहाँ पे मैच ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन एवरीडे मैं 60 बॉल डालती थी, 60 बॉल्स एवरीडे, स्पॉट बॉलिंग। जी। और नेट में कोई बैटर हो तो उसको बॉल डालती थी। तो वहाँ पे तो स्टेप आउट करते थे तो आउट हो जाते थे, मुझे लगता था कि अरे वाह बहुत अच्छी बॉलर बन गई, मैं तो शेन वॉर्न बन गई अब। फिर हाँ। फिर उसके बाद जब मैच में खेलने गए, तो फिर पहली बॉल पे आउट तो हुए, लेकिन उसके बाद ना ऐसा लगा कि मेरा बॉडी फ्रीज हो गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, पैर के ऊपर, टो के ऊपर मैं चढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं कमर घुमा नहीं पा रही हूँ, लेग स्पिन हो नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो मैच फियर है ना, वो अंदर चला हाँ। गया है दिमाग के, मेरा बॉडी फ्रीज हो गया। तो ये बहुत प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी तब, क्योंकि मैच ही नहीं खेलते थे हम लोग। एक बॉल तो चलो, हाँ। वो 60 बॉल जो रोज डालते थे ना, उसके वजह से मसल मेमोरी में रह गया, अदरवाइज वो भी नहीं डलता। ठीक है। तो फिर क्यों, लेकिन वो बॉलिंग मेरे में अंदर है, लेकिन डर के वजह से वो निकल नहीं रही। फिर उसके बाद मैं जी। जब दूसरे कैंप में गई, वहाँ पे एवरी सैटरडे संडे को हमारा मैच होता था। कुछ पचास हाँ। साठ रुपए देते थे बॉल के, और हम लोग मैच खेलते थे। और बच्ची लड़की आती थी, बड़ी लड़कियाँ आती थी, लेकिन मैं बड़ी थी, लेकिन कुछ 26-25 के लड़कियां भी आती थी। तो वहाँ पे ना, जी। मैं एक भी मैच मैंने मिस नहीं किया। और तब जी। सबसे मतलब बॉलिंग अच्छा हुआ नहीं हुआ उससे कहीं ज़्यादा मैं चेज़ करने में अच्छी हो गई। मतलब मैं बैटिंग तो वैसे भी पहले अरे से मेरा फ़ेवरेट था, लेकिन क्योंकि मुझे सर ने बोला था कि अगर आपको आगे जाना है ना, तो आप लेग स्पिन करो। बैटिंग का कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। वो बोला था मुझे वहाँ पे सर ने, जो दूसरे जहाँ पे मुझे मैच खेलने को नहीं दिया था। कभी ना कहीं 70% सही भी है देखा जाए तो, क्योंकि लेग स्पिनर का जो है जगह अभी भी खाली है, नहीं है लेग जी। स्पिनर। तो हाँ। लेकिन बैटिंग का देखिए आप, हर कोई मतलब ओपन के लिए 4-5 लोग एकदम लड़ाई कर रहे हैं। यास्तिका भाटिया हो गए, फिर प्रतिका रावल, शिफाली वर्मा, सब एक दूसरे को नीचे खींच रहे हैं कि कौन किसको जगह मिलेगा। तो वहाँ पे ना मेरा 2 चीज़ डेवलप हुआ कि चेज़ कैसे करना है, ईज़िली चेज़, मैच फ़ियर गायब हो गया। और हाँ। कवर में फ़ील्डिंग ऐसे करती थी मैं, जैसे कि मुझे फुटबॉल दिख रहा है बॉल, मतलब हाँ। वो एरिया से बॉल निकलती नहीं थी। और धीरे-धीरे वो डेवलप हुआ, बचपन से ही मुझे फ़ील्डिंग करना अच्छा लगता था। धीरे-धीरे क्या? डेवलप होते-होते ना वो मैच फ़ियर गायब हो गया, लेकिन वो बॉलिंग का ना कहीं न कहीं अभी भी डर लगता है। मतलब वो चीज़ मेरे में हो गया है, अंदर वो बैठ गया है कि बॉलिंग करना है तो किसी को प्रूव करना है कुछ। क्योंकि मैच में ऐसा लगता है कि स्पॉटलाइट आपके ऊपर है, सब आपको हाँ। देख रहे हैं। अब 10 लोग आपको देखेंगे, आप जैसा बॉल करोगे ये ओवर में उतना रन आएगा। हम्म। जी, बिल्कुल, जो बात आपने कही कि कई बार तो लोग खेलना चालू करते हैं तो मैचेस ही खेलने का फ़ील नहीं होता है, फिर मैच अचानक से आप खेलने बोलो तो डर जाते हैं। डर जाते हैं। तो मैच खेलना नॉर्मलाइज़ करिए, नॉर्मल है भाई मैच खेलना, क्रिकेटर हो मैच तो खेलना ही है आपको। और मैच में परफ़ॉर्मेंस करना भी नॉर्मल हो जाए ना, तो बस बस ये तो आपकी
लाइफ सेट हो जाए। हिट हो जाएगी। तो वो पहले मैच खेलना नॉर्मलाइज कर दो, फिर मैच में टॉप परफॉर्मर बनना भी आपके लिए नॉर्मल बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 मैच में एक बार आप रन बना रहे हो। भले आप 4 मैच में 30-30 रन ही बनाओ, कोई एक मैच में ही 50 बनाए, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्मेंस करना भी नॉर्मल होना चाहिए, मुझे लगता है। फिलहाल काफी अच्छा लगा, आपका बैटिंग डेवलप हो गया है सिमरन, लेकिन वही चीज आप बॉलिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा छक्के खा लेते हैं स्पिनर, लेकिन फिर कमबैक भी करते हैं। अरे वैसे तो जब आपको पता होगा, अगर आप बीच में गैप लेते हो फिर आप बॉल डालने जाते हो, फिर उसके बाद पहला दिन आपको दर्द नहीं होता जिस दिन आप बॉल करते हो। नेक्स्ट डे सुबह सोने के बाद आपको दर्द होता है कंधे पे, वहां पे। तो वो हो गया ना। तो पहले दिन हम लोग मैच खेले यहाँ पे मुंबई में, तो पहले दिन मुझे 3 विकेट मिला, मैं बहुत खुश, मुझे लगा अरे भाई वाह, बहुत तो बहुत बढ़िया हो गया मेरे साथ। नेक्स्ट डे ना हाथ ही नहीं जा रहा, पैर फ्रीज हो गया, फिर से वही चीज, मतलब वो साइकिल में वो दिमाग में मेरा बैठ गया है कहीं ना कहीं। फिर यहाँ पे मैं एक ट्रायल में गई थी, वो सीनियर का टैलेंट हंट था कुछ, तो वहाँ पे मतलब आई डिडेंट एवन रिकॉग्नाइज कि ऐसा कैसे बॉल हो गया मेरा, लेकिन अच्छा बॉलिंग हो गया। एक लेफ्टी बैटर थी जिसको मैं ऑफ स्टम्प को बाहर डाल रही हूँ और वो मिडिल स्टम्प को फिनिश हो रही है गेम। तो इतना वाह। अच्छा टर्न मिल रहा है, बहुत अच्छा है, टर्फ का विकेट है लेकिन नेट से, और जगह जगह पे बॉल हो रहे। तो बार बार मेरे को देख रहे, पूछ रहे कि आपने क्या यहाँ से खेला है, आपने हम्म। कोई ऐसा टूर्नामेंट खेला है एमसीए से? तो मैंने बोला नहीं। तो उसने उन्होंने बोला कि अच्छा। तो फिर 2-3 बार पूछा कि कहाँ पे प्रैक्टिस करते हो, कौन सर के अंडर हो, कौन से सर के अंडर हो? तो फिर मैंने बोला कि, और सर भी वहाँ के सिलेक्टर है तो वो आ रहे थे, मैंने बोला उनके अंडर हो। तो फिर उन्होंने, और एक कोच थी, उनको भी बुला के दिखाया कि देखिए ये बॉलर मुझे लगता है अच्छा है, अच्छी है, इनको रख सकते हम्म। हैं। तो फिर वो थोड़ी देर ना, जैसे ही वो देखने आई, आप बिलीव नहीं करोगे अर्षिता, जैसे ही वो देखने आई ना मैंने वाइट वो डाल दी। अरे यार। वो देखने आई तो मैंने वाइट डाल दी। फिर मेरा ऐसा टेंशन में आ गई, मैं पसीना पसीना हो गई थी। तो मुझे लगा कि यार मैं क्या करूँ, एक काम करती हूँ, मैं ऑफ स्पिन ही डाल देती हूँ। ऑफ स्पिन तो सबका, मतलब मुझे लगता है कि नेचुरल है, ऑफ स्पिन में डाल देती हूँ। ऑफ स्पिन भी डाल दिया, लेग स्पिन भी डाल दिया। फिर वो थोड़ी देर खड़ी रही, फिर उसने मेरा एज पूछा कि एज कितना है। तो एज मेरा ज़्यादा है, 28 है। और फिर उसने सोचा थोड़ी देर, फिर बोला कि शायद इसको नहीं ले सकते, ये ज़्यादा हम्म। सर्व नहीं करेगी या फिर एमएनसी से टूर्नामेंट नहीं खेली है। तो एक हम्म। स्पिनर को लिया। ठीक है, उनके वहाँ की है, यहीं के है, मुंबई की है, उनको लिया गया। तो उनका एज था आई थिंक 16, 16-17। 16। तो वो है कि ये भी कभी कभी ऐसा फेस करना हो सकता है कि पड़ सकता है आपको कि आप 25 के अबव हो, लेकिन किसी को लिया हम्म। जा रहा है जो कि अंडर 19 है। ठीक है, तो अंडर 19 को वो लोग प्रेफर करेंगे कि नहीं भाई, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे हम लोग, क्यों हम 28 को स्पेंड करें उतना ज़्यादा। हाँ, तो हम्म। वो भी एक चीज़ है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल मैटर भी होता है कि इसको नहीं लेंगे, उसको लेंगे। बट आई थिंक फिटनेस इज मच मोर इम्पोर्टेंट। जब तक आप फिट हो तब तक आप ट्रायल्स के जी। लिए जी मतलब। बिल्कुल, मेंटली फिट भी रहना चाहिए। और उसी के साथ कि आप ऐसे कोई और अचानक से सिचुएशन बने तो आपकी वाइफ ना जाए। बहुत अच्छा मौका था सिमरन आपके पास, जी, नॉर्मल रहिए आप बिल्कुल। मैं तो कहूंगी आपको बिल्कुल। कि ज्यादा बाहर की सिचुएशन पे ध्यान मत दीजिए, इसलिए मैं नॉर्मलाइज वर्ड इतना ज्यादा यूज कर रही हूँ। कुछ भी सिचुएशन आए, आपको अपना टॉप परफॉर्मेंस देना है। आप टॉप परफॉर्मेंस इतने बाहर करो कि वो नॉर्मल ही हो और जाए। दैट्स ऐसी सिचुएशन यस। और इसके लिए भी आप। मैच खेलना ज़रूरी है कि टॉप हाँ। परफॉर्मेंस करने के लिए तो जगह चाहिए ना। नेट्स में टॉप परफॉर्मेंस, तो एक दिन तो मैंने 12 विकेट लिए, कोई भी बैटर आगे खड़ी नहीं हो पा रही थी नेट में। फिर आप नेक्स्ट वाह। डे मैच खिलाओ, एक लड़की आके बोली कि दीदी आपका, आपका मैच में क्या, क्यों नहीं बॉलिंग होता है ऐसा? तो अब हाँ। तुम बताओ कि कैसा लगेगा, कि मैं क्या बोलूँ उस बच्चे को कि नहीं मेरा बॉडी फ्रीज होता है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। मैंने बैटिंग प्रैक्टिस नहीं किया पूरे साल, लेकिन जब मैच में मुझे दिया ना, मैंने 2 मैच जिताए यहाँ पे। और वो लोग वाह। शॉक हो गए कि अरे बैटिंग कैसे आता है, लेकिन मेरे अंदर है, मैं नेचुरली ओपन करती थी पहले। लेकिन वो सर ने बोला कि नहीं तुम लेग स्पिन करो, लेग स्पिन करो। तो वैसा हो गया कि, लेकिन मुझे बैटिंग आता है, कट मेरा फेवरेट शॉट है। तो वो मैं हम्म। प्रैक्टिस करती थी बहुत। तो वो एक चीज़ है कि वो कॉन्फिडेंस भी है मेरे में कि मुझे आप सुबह उठा के, ऐसे मैं खड़े बैठे आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे बोलो कि चलो सिमरन बैटिंग करना, चेज करना इतना रन,
मैं चले जाऊँगी, मुझे कुछ डर नहीं है, सिलेक्टर्स नहीं है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप मुझे बोलोगे 2 दिन पहले, कल तुझे जा परसों तुझे जाना है लेग स्पिन डालने के लिए, फिर मुझे लगेगा कि नहीं 2 दिन में मैं 200 बॉल डालती हूँ और मे बी मसल मेमोरी से मैं बॉल अच्छा डाल लूँ। मुझे तो ये सुन के ये लग रहा है कि आप बैटिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल हो सिमरन, आप बैटिंग ऑलराउंडर बनने का ज़्यादा देखो, मुझे तो लगता है बैटिंग ज़्यादा आप करोगे। जब आप बोल रहे हो चेज़ करने की जो क्वालिटी है, ये बहुत कम लोगों में होती है। अगर आप में है, तो बिल्कुल आप पहले उस चीज़ को प्रमोट करो कि भई हाँ, कि मैं चेज़ करा के दे सकती हूँ। तो मुझे तो लगता है आप बॉलिंग आपको क्योंकि बोला गया है इसलिए आप कर रही हैं। आपके अंदर मुझे लगता है बैटिंग का बहुत अच्छा टैलेंट है। तो नहीं आप उसको भी दबने मत दीजिए, उसको भी आने दीजिए मुझे तो लगता है। देखिए, लेकिन एक जगह और एक है हर्षिता कि अगर मुझे आता है लेग स्पिन डिसेंट, डिसेंट या डिसेंट से थोड़ा ज़्यादा लेग स्पिन मुझे आता है, इतना पता है कि टर्न अच्छा है, स्पीड पे काम कर रही हूँ मैं, तो अगर हुँ, आपको जगह बनाना है टीम में, तो आप लाइन में नहीं लग सकते हो। आपको कहीं न कहीं आगे से दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब मुझे ये चीज़ भी आती है। सिर्फ अगर हुँ, मुझे ऑफ स्पिन आता तो मैं शायद बैटिंग पे ही फोकस करती, या पेस बॉल आती मीडियम पेस तो मैं बैटिंग पे ही फोकस करती। लेकिन मुझे कुछ ऐसा चीज़ आता है जो कि शायद 10 में से 2 जन को आता है और वो हाँ, नेचुरली आता है। मेरा डिलीवरी भी वैसा है कि लोग बोलते हैं कि अरे वाह! बहुत अच्छा टर्न निकलेगा तेरे हाथ से। हाँ, तो फिर वो भी मुझे लगता है कि नहीं तो फिर इस पे थोड़ा काम करेंगे, तो वो जो पाथ है ना थोड़ा ईज़ी हो सकता है मेरे लिए। और फील्डिंग तो ख़ैर जी। है ही। लेकिन बात यहाँ पे आपको लेकर हो रही है हर्षिता कि कमेंट्री नहीं, बारे में बताइए ज़रा कि जी, पहले एक एक बात मेरी आप सुनिए, आप मेंटली फिट हो जाइए किसी भी तरीके से तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सही कहा आपने लेग स्पिनर बहुत कम होते हैं और मैंने देखा आपका वीडियो में आपका स्ट्राइड बहुत अच्छा है, आपका बॉलिंग एक्शन बहुत अच्छा है, टर्न भी था टर्फ पर जो मैंने अभी आपके इंस्टाग्राम पे देखे हैं। तो बस यानी कि बस वो जो मिसिंग पीस है आपका जैसे मेंटली फिट होने वाला ही है। बस वो बस आपने बस कर उसी लिया पे ना तो काम चल रहा है, उसी पे काम चल रहा है, मेडिटेशन, नींद, अच्छा खाना, जिम, ये सब चल रहा है अभी कि जगह जी, जगह पे रखो। जैसे कि आप बोल रहे थे कि फाइनेंशियल कभी कभी होता है, तो मेरे लाइफ में भी वही है कि अभी ऐसा हो गया है एज कि काम पे फोकस करूं, पैसे कमाऊं या फिर क्रिकेट को टाइम दूं। ये भी होता है कभी हाँ, कभी। फिर बाहर आके कोलकाता से मुंबई आके रहना, खर्चा वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है अकेले, तो वहाँ पे भी हुँ, थोड़ा कम टाइम मिलता है कि टाइम दो। और एक चीज़ और मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि अगर आपका पूरा दिन या आपका लाइफस्टाइल अगर अच्छा रहे, तो फिर बॉल आपका सही जगह गिरता है। अगर आपका लाइफस्टाइल खराब हो, आपका निजी ज़िंदगी में अगर तबाही मची हुई है, झगड़े, कलेश हो रहे हैं, तो फिर आपका बॉल आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, दिमाग जाएगा ही नहीं वहाँ पे कि अरे हाँ, पैर के आगे गुड लेंथ पे डालनी है, ऐसा जाएगा ही नहीं। जी। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऑफिस में भी आपका सही रहे, आप ठीक से सो पा रहे हो, खाना खा रहे हो, चिल हो। शांत रहना आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए, क्रिकेट के लिए, कोई भी स्पोर्ट के लिए। जी, बिल्कुल, ये बात तो मेरे पास एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है। जैसे बैटिंग के लिए अक्सर हम पर्सनल कोचिंग लेते हैं, कोई ना कोई पर्सनल कोचिंग देगा आपको, एक-एक शॉट्स दिखाएगा। तो मैं करती थी वो पर्सनल कोचिंग, तो बीच में एक समय ऐसा आया था कि सर ने बोल दिया था, रोक दिया था कि अब तुम पर्सनल कोचिंग मत करो, जब तक तुम्हारे पर्सनल लाइफ है, तुम्हारे घर में जो इश्यू यस। चल रहे हैं, तब तक तुम अभी पर्सनल कोचिंग मत करो। क्योंकि मैं इतना खराब कर रही थी पर्सनल कोचिंग में, मैं बहुत अच्छा पर्सनल कोचिंग में बहुत ही अच्छे ड्राइव्स मारती थी, जो शॉट बोलते थे, बहुत ही तगड़ा शॉट मेरा लगता था। लेकिन बीच में 1 महीने का 1 ही महीने का वो फेज़ ऐसा आया था कि मैंने कंटिन्यू किया था, नहीं कंटिन्यू किया था, क्योंकि सर ने मेरा गेम देखकर बोल दिया था कि ये तू क्या कर रही है? मैंने तेरे को इससे अच्छे शॉट्स खेलते हुए देखे हैं, लेकिन अभी तेरा माइंड हिला हुआ है, तू अभी खेल रही है, ये पूरा तेरा नेगेटिव प्रैक्टिस जा रहा है। तो सर ने बोल दिया कि पहले तुम अपने घर में जो इश्यू चल रहे हैं, जो भी तुम्हारे लाइफ में इश्यू चल रहे हैं, वो ठीक करो, वरना यहाँ पर आकर टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा। यस। पहले जैसे तुम खेल रही थी, तुम वैसा नहीं खेल पा रही हो। था सर ने बोल दिया था मेरे। तो बिल्कुल ये जो बात आपने कही है, ये बिल्कुल सही है कि आपसे परफ़ॉर्मेंस ही नहीं होगा अगर आपने दिमाग में तबाही मची है तो बिल्कुल। बिल्कुल। और ये तो चलिए मैंने बताया है लोगों को, आपसे भी एक जो है कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ ऐसा ही होता है, अकेली मैं नहीं पागल हूँ। और ये मैं जानना चाहूँगी कि कमेंट्री से आप कैसे इंट्रोड्यूस हुई, कमेंट्री कब से शुरू किया आपने? जैसे कि हम लोग साथ में करते हैं कमेंट्री, पर फिर भी मैं आपसे जर्नी
सुनना चाहूँगी। बिल्कुल सिमरन, मैं आपको बताती हूँ, मैंने चार्जर नहीं लगाया है, मेरा बैटरी जाने वाला है, 1 मिनट में चार्जर लेके आती हूँ। ओके, लगा दिया चार्जर, थैंक यू। तो कमेंट्री मैंने किस तरीके से चालू की यार, तो पहले तो मैं बोलूँगी मेरी क्रिकेट के पहले कमेंट्री आई है। ये ओह! बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जैसे मैंने आपको बताया 8th स्टैंडर्ड में मेरा क्रिकेट 1 महीने ही चला था फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण। फिर मैंने जो आपको बोला जब मैंने खुद कमाना शुरू किया, फिर मैंने अपनी अकेडमी को खुद फंड किया। तो खुद मैंने कैसे कमाया था? मैंने कमेंट्री से ही कमाना शुरू ओह! किया है। और ये भी बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इंस्टाग्राम पे बस स्क्रॉल करते-करते मुझे एक ऐड दिख गई थी, वी आर हायरिंग कमेंटेटर्स। तो एक ऐप था, क्रिकेट का ही ऐप था उस समय, रूटर जिसका नाम है, काफ़ी लोगों को पता होगा। अभी वो चेंज हो गया है, अभी गेमिंग बन गया है टोटली। पहले वो पूरा क्रिकेट डेडिकेटेड ऐप था, तो वहाँ पर उनको कमेंटेटर्स चाहिए थे। तो वो ऑडियो शोज़ करते थे उनके ऐप पर, तो वहाँ पर मैं कमेंट्री करती थी और उस ऐप पर भी मैं पहली फीमेल कमेंटेटर थी। इसके पहले उनके पास पूरे मेल कमेंटेटर्स ही थे। तो एक फीमेल कमेंटेटर आती है तो मुझे लगता है कि काफ़ी अटेंशन मिल जाता है, व्यूअर्स आ जाते हैं क्योंकि उस प्लेटफ़ॉर्म पे थे ही नहीं, कोई फीमेल थी ही नहीं। यस। तो मुझे ऐप पे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था क्योंकि पहले ही उनके व्यूअर्स ज़्यादातर मेल ही थे हुँ। और वो मेल मेल कमेंटेटर्स को ही सुन रहे थे। अचानक से कोई फीमेल कमेंटेटर आ जाएगी तो अलग रिस्पॉन्स होता है, तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स था। तो वो मैंने कंटिन्यू किया, मैंने 1 साल तक वहाँ पर जॉब किया और जब 6 महीने में मेरे पास इतने पैसे आ गए थे कि मैंने सोचा कि चलो अब मैं अपना क्रिकेट करियर फिर से शुरू करती हूँ। तो ये भी मुझे डेट एग्ज़ैक्टली याद है, 4 मार्च 2020 को मैंने कमेंट्री करना शुरू किया। फिर 6 महीने और लगे। अक्टूबर में आके मैंने अकेडमी जॉइन की। मार्च से लेके अक्टूबर 6 महीने, फिर वहाँ से मेरी क्रिकेटिंग जर्नी शुरू हुई है। फिर बीच में मैंने क्रिकेट खेला, 1 साल तक ही मैंने रूटर में कमेंट्री की, फिर क्रिकेट बीच में खेल लिया, फिर वीसीए हुआ, कैंप हुआ, यूनिवर्सिटी खेला, फिर अभी वापस मैं कमेंट्री कर रही हूँ। तो घूम फिर के मैं वापस कमेंट्री पे ही आ गई हूँ, कमेंट्री से शुरू हुआ और मेरी कमेंट्री को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूँगी कि उसी के कारण मेरा क्रिकेट का जर्नी रीस्टार्ट हो पाया है, वरना वो जॉब मुझे कमेंट्री की नहीं मिलती रूटर पे तो मैं क्रिकेट खेली ही नहीं होती मुझे तो लगता। वाह! मतलब कमेंट्री ही है, आई थिंक कमेंट्री आपके लिए बनी है और करती भी है बहुत अच्छा आप कमेंट्री। अर्शिता, मैं आपके साथ कमेंट्री करती हूँ। हफ्ते में 2-3 दिन चलिए हम दोनों का स्लॉट एक साथ मिल जाता है तो वो अच्छी बात है। वरना तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि आप ही के साथ कमेंट्री करूँ और वुमेन्स क्रिकेट के जितने भी मैचेस होते हैं मैं कोशिश करती हूँ आप और हम करें, ताकि अच्छा लगे और वो इनसाइट्स भी अच्छा लगता है सुनने में, हम दोनों का। तो क्या लगता है आपको कि वर्ल्ड कप का कैसा रहेगा इस बार? क्या इंडिया का चांस है जीतने का? जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है भाई मजा आ गया। ये इंग्लैंड को जो हराया है ना, स्वाद आ गया जो बोलते हैं ना सिमरन, हुँ। और उससे उम्मीदें भी जाग गई है अब वर्ल्ड कप के लिए। और ओडीआई वर्ल्ड कप है, बहुत ही अच्छी बैलेंस टीम भी लग रही है। देखिए ओपनर भी रन बना रहे हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर भी मुझे सॉर्टेड लग रहा है। और हरमनप्रीत कौर ने सेंचुरी मार दी है, तो कहीं ना कहीं किस मैच में मिडिल ऑर्डर से भी परफॉर्मेंस आ जाएगा। हमारी ऋचा घोष है और अमनजोत कौर के आने से तो मुझे एकदम उम्मीद की किरण दिख रही है कि उनको फिर से निचोड़ देंगे और इस बार भी यूज़ कर लेंगे, जो कि मैंने आपको कमेंट्री में भी बोला है, उनको निचोड़ लो। तो टॉप ऑर्डर बहुत ही बढ़िया है, जेमिमा है, हरलीन भी परफॉर्मेंस कर रही है, प्रतिका रावल का परफॉर्मेंस इस सीरीज में आया नहीं, लेकिन मुझे लगता है बेटरमेंट हो जाएगा वो उनका। तो और बॉलिंग बहुत ही अच्छी हो रही है, अभी क्रांति गौड़ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और हमारी आ चुकी है अभी और एक हमारी बढ़िया स्पिनर चरनी जो छाई हुई है हर जगह। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अभी काफी हद तक सॉर्टेड है कि टीम इंडिया, मुझे लगता है कि फाइनल जरूर खेल सकती है। सेमीफाइनल भी नहीं, मुझे लगता है फाइनल जरूर पहुंच सकती है इंडिया। बिल्कुल, सेमीफ़ाइनल मुझे लगता है कि हो सकता है इंडिया इंग्लैंड के बीच में अगर हो जाए,
और इंडिया बस ऑस्ट्रेलिया को हराने का वो मेंटालिटी बना ले। जैसे आप मुझे बोल रहे हो ना मेंटालिटी थोड़ा वो करने के लिए, वैसे को पूरे 11 हाँ। के 11 लोग अगर ऐसे बना लें कि हाँ भाई हम लोग हरा सकते हैं, हरा तो सकते हैं, हुँ। उन्हें भी पता है कहीं न कहीं वो जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स होते हैं ना, वो रात को वीडियो चलाते हैं सबका कि अच्छा हाँ, क्रांति गौर आए हैं, अच्छा ठीक है, अब इसको सही। ऐसे छक्के मारने इसका स्ट्रैटेजी लगाएँगे पूरा साल। अब तो साल भर भी नहीं बचा, अब तो 2 महीना भी नहीं बचा है शुरू होने में। लेकिन क्या लगता है आपको कि जो एम चिन्नास्वामी जो ग्राउंड है, शायद वहाँ पे मैचेस नहीं हो पाएँगे? क्योंकि हुँ। जो कांड हुआ फिलहाल हाल ही में ये ट्रॉफी परेड के समय, तो क्या लगता है आपको कि कौन सी वेन्यू को वो लोग चुनेंगे? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मुंबई चुनेंगे, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं चेन्नई चुनेंगे। क्या लगता है आपको? लग रहा था कि जब चिन्नास्वामी को हटा दिया गया वो कंट्रोवर्सी के कारण, जी। तो मुंबई तो हमेशा एक हैंडी वेन्यू रहता है। हाँ। लेकिन अगर मुंबई पहले से ही नहीं था तो मुझे लगता है मुंबई की तरफ शिफ्ट नहीं हो, क्योंकि मुंबई को पहले से नहीं रखा गया था वेन्यू। मुझे लगता है कि चेन्नई जा सकता है शायद से। फिलहाल वही साउथ के साउथ में मुझे ये दिमाग चलाया मैंने कि बेंगलुरु से वो चेन्नई चले जाएँगे। और मुंबई अगर पहले से ही आपने नहीं रखा था तो शायद एज़ अ चेंज रिप्लेसमेंट भी शायद मुंबई नहीं होगा। और मुझे शॉकिंग भी लगा था कि मुंबई कोई वेन्यू में आया नहीं है। यस। लेकिन पता नहीं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग भी देखने आ जाते थे, हाँ। लेकिन काफ़ी अलग वेन्यूज़ चुने। अब देखिए इंदौर में मैच रख दिया है, वहाँ पर कितनी जनता आएगी? मुंबई में कितनी आए आती होती? वही। इंदौर में सोचिए अगर मैच साउथ अफ्रीका का है और श्रीलंका का मैच है समझ लीजिए, तो इंदौर में कोई देखने आने वाला है क्या? मुंबई में तो पूरा लोकल क्रिकेट देखने आ जाता था। वही। तो वही मुझे लग रहा है कि इंडिया मैचेस ज़रूर इंदौर में देखने चले जाएँगे लोग, विशाखापट्टनम में चले जाएँगे। लेकिन जो बाकी जो कंट्री के मैचेस है, वो भी तो देखने आना चाहिए लोगों ने। डेफ़िनेटली। और चेन्नई आप बोल रहे हो, लेकिन चेन्नई को भी मैंने रिसर्च किया, तो चेन्नई में भी बोल रहे हैं कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो इंटरनेशनल गेम के लिए अभी तक डेवलपिंग है, डेवलप नहीं हुआ है। चेन्नई में कोई-कोई है। अब मुझे नहीं पता कि चेपॉक के बारे में बात कर रहे हैं या फिर दूसरे ग्राउंड के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे तो जी, आपने जी। देखा कि वानखेड़े में ज़्यादा मैचेज़ नहीं होते हैं, ब्रेबर्न में होते हैं या फिर टीवाई पाटिल में होते हैं। तो आप वानखेड़े को इस बार दे दो, कम से कम ये अच्छा रहेगा कि हाँ, वानखेड़े को इस बार ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छी बहुत अच्छी वेन्यू है, वहाँ पे रिकॉर्ड है हमारा, धोनी ने छक्का मारा, वर्ल्ड कप जिताया। तो उसको एक बार रिक्रिएट करते हैं, क्या पता इस बार ऋचा मार दे छक्का या फिर स्मिति मार दे। क्या बात है। जी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जो आपने 2011 से रिलेट कर दिया। बिल्कुल यार, ये चीज़ होनी चाहिए। अब वुमेन्स रिक्रिएट कर रही हैं। जैसे स्मृति मानधना का रिक्रिएट विराट कोहली ने किया है, आरसीबी ने किया है, तो वो वुमेन से मेंस में हुआ है आईपीएल में, जी। तो ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए मेंस से वुमेन्स में होना चाहिए। एकदम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लगी मुझे ये। और और ओडीआई, चेपॉक सबसे बड़ी बात है हर्षिता कि वो भी ओडीआई थी, ये भी ओडीआई है। हाँ, ओडीआई है। जी, बिल्कुल। और इंडिया में ही हो रहा है होस्ट, वही भी काफ़ी सिमिलैरिटी हो जाएगी फिर। और चेपॉक की बात आपने अच्छी याद दिलाई, वो स्टेडियम ही रेनोवेट हो रहा है, तो हाँ, नहीं जाएगा जी। चेपॉक। रेनोवेशन चल रहा है चेपॉक का, तो चेन्नई तो नहीं होगा वेन्यू, देखते हैं अभी और कौन-सा वेन्यू होगा। और देखते हैं अगले सीज़न तो शायद डब्ल्यूपीएल भी ना हो चिन्नास्वामी में, क्योंकि हाँ। चिन्नास्वामी ही बैन हो गया है। बहुत खराब हुआ है चिन्नास्वामी में ये जो कांड हुआ, मैं तो एकदम शॉक में चली गई थी यार, ऐसे कैसे? मुंबई में भी होते हैं करंट, पर वही है कि चिन्नास्वामी वो कुछ ऐसा वो प्राउड मोमेंट नहीं है कि मुंबई में परेड हो गया और चिन्नास्वामी नहीं हो पा रहे। ये बहुत ही बेवकूफ़ी लगी मुझे। ठीक है, ट्रॉफी जीतना अलग बात है, लेकिन उसको देखने के लिए ज़िंदगी गँवा देना, दैट इज़ नॉट एनीथिंग ग्रेट। हुँ। तो बहुत अच्छा लगा हर्षिता आपसे बात करके, काफ़ी समय आपने दिया अपना। लेकिन एक आपका मैसेज, छोटा मैसेज आप सारे यंग खिलाड़ी के लिए आप दे दीजिए यहाँ पे, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। जी, जो भी लोग देख रहे हैं और आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो बिल्कुल, पहली बात आप गली क्रिकेट खेल रहे हो, आपको अलग ही समझ में आ जाएगा कि अब आपको लेवल आगे बढ़ाना है। तो जैसे ही आपको समझ में आ जाए कि नहीं यार यही नहीं खेलना है, मुझे प्लास्टिक बॉल से जाना है लेदर बॉल में, तो जाइए आप, फिर वहाँ खेलिए। वहाँ भी आपने कंटिन्यू खेला, आपको खुद से फीलिंग आएगी कि अब मुझे और अच्छा करने की उम्मीद है। तो आप
टॉप परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिए मैं तो कहूँगी, और अपने आप को एक-एक लेवल अप ले जाने का सोचते रहिए। जो भी आप जिस भी लेवल पर अभी आप खेल रहे हैं, वहाँ से एक लेवल जाने के लिए पूरी मेहनत कीजिए, और मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होगी। तो बिल्कुल आप सभी ट्राई करते रहिए, और आई होप किसी ना किसी को इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो कि ट्रायल में कैसे करना चाहिए, तो बिल्कुल एक अच्छा काम हम दोनों ने कर दिया है सिमरन। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और एक लास्ट चीज़ है जो कि मैं बीच में भूल गई थी, वो है पेरेंट सपोर्ट के बारे में आपका क्या राय है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है? हाँ। खैर, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहले सपोर्ट मुझे मिली नहीं, और पापा का सपोर्ट नहीं था, तो आप ज़रा बताइए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू। पेरेंट सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है? इतना इम्पोर्टेंट होता है, जितना लंबा आप हाथ बढ़ा लें अपना, जी। उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर मुझे भी कोई सपोर्ट नहीं था मेरे पेरेंट्स की तरफ से, तो मुझे जो भी मेरी जर्नी में करना था, खुद ही पैसे कमाकर खुद को बैक करना था। तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है कि आप खेल के आए हो, फिर आपको घर में आकर दूसरी चीज़ें भी करनी है। बल्कि अगर आपको पेरेंट सपोर्ट होता है, तो आपको बस खेलना है, बाकी चीज़ें वो पेरेंट्स देख लेंगे ना। आपको नया जूता चाहिए, नए स्पाइक्स चाहिए, आ जाएगा वो। आपको नई व्हाइट शर्ट चाहिए, आपका बैट टूट गया, आपको बॉलिंग के लिए आपको बॉल चाहिए, नए गेंद से भी बॉल करना आना चाहिए, नए गेंद में बैटिंग करनी आनी चाहिए। तो वो सब कोई देखने वाला अगर हो, तो बिल्कुल जर्नी आसान तो होती ही है। तो बिल्कुल पेरेंट्स सपोर्ट बहुत मायने रखता है, और अगर पेरेंट्स सपोर्ट हुआ, तो वो अपने चाइल्ड को, अपने बच्चे को बोलते हैं, "भाई तू बस खेल, तू बस खेलने पे ध्यान रख, बाकी चीज़ें आपको हम देख लेंगे।" तो ये जो एक हाथ होता है आपके सर पे, वो यस। बहुत ही अच्छा होता है। तो बिल्कुल आपको अगर आपके चाइल्ड को खिलाना है, आपके बच्चे को खिलाना है, कोई पेरेंट अगर देख रहे हैं तो थोड़ा-सा उनके ऊपर से बाकी चीज़ों की जो टेंशन है वो उनके हाथ से लेके देखिए, उनके सर से लेके देखिए कि तब वो जाके परफ़ॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं क्या? और आपको लगातार अपने बच्चे के परफ़ॉर्मेंस तो देखना ही है। आपको लगता है कि बाकी लड़कियों, लड़कों से वो अच्छा खेल रहा है, तो कीजिए फुल सपोर्ट। डेफिनेटली, धन्यवाद हर्षिता, बहुत अच्छी बात कही आपने, एंड आई होप कि जितने भी लोग ये सुने, या मैं तो ये पूरा अनकट यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि वाह! इतना आपने इतने सारे अच्छे बात किए कि मैं थोड़ा से भी कट करूंगी और कुछ भी कट हो गया ना उस स्क्रीन करने के चक्कर में, तो मैं नहीं चाहती। तो जितना वीडियो यहाँ पे 48 मिनट का होगा, आई डोंट नो, तो जितना भी होगा मैं जी। पूरा वीडियो यहाँ पे डालूंगी। और थैंक यू सो मच हर्षिता फॉर ज्वाइनिंग मी। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कमेंट्री सेशन में। जी, बिल्कुल, बहुत ही मुझे भी मज़ा आता है सिमरन आपके साथ कमेंट्री करने में। वुमेन्स मैच हो तो मैं तो सीधे ही बोल देती हूँ, वाह! आज मज़ा आएगा, मैं हूँ, आप हो, वुमेन्स मैच हो। क्योंकि लड़के हैंडल नहीं कर पाते मुझे लगता है वुमेन्स क्रिकेट को, वो कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं देख के। तो मुझे आपको देख के काफ़ी अच्छा लगता है, कोई भी कमेंट्री हो मेंस में या वुमेन्स में। और बिल्कुल वीडियो 40 मिनट्स का हुआ है दोस्तों, लेकिन मैं तो कहना चाहूँगी आप देखिए, थोड़ा आगे-आगे करके देखिए, लेकिन कोई चीज़ मिस मत कीजिए। डेफिनेटली। और थैंक यू वेरी मच सिमरन, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही अच्छे आपने सवाल पूछे, आपके बारे में भी थोड़ा जानने को मिला, और बात करेंगे हम, और उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।